जी, निश्चित तौर से जो हमारी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की नीति है, और जो प्रधानमंत्री के बंगाल के प्रति कमिटमेंट है कि हम बंगाल को जो विकसित राज्य जिस रूप में होना चाहिए था उनको हम दर्जा देंगे, ये वहाँ की जनता ने इसको स्वीकार किया है कि जो बीच का शासन है वो ट्रांजिट जो ये है। देखिए, एक समय जहाँ सुभाष चंद्र बोस और विंध्याचल ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग वहाँ हुए और विद्वान लोग हुए, और बीच का जो टेन्योर रहा ना, वो गुंडागर्दी कर कर, जैसे हमने कहा ना, इसके पहले भी कहा कि जैसे बिहार में 90 के दशक में क्या हुआ था, जातीय उन्माद फैलाकर बिहार में सत्ता काबिज किया था। एनडीए की सरकार, भाजपा समर्थित सरकार आई और जनता, बिहार में जनता को राहत बढ़ाने का काम किया। उसी तरह बंगाल में जिस रूप से इन लोगों ने सत्ता प्राप्ति के लिए जिन हथकंडों का उपयोग किया था, उसमें वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ का जो अमन चैन पसंद जनता है, वो उसे नकारती है, वो उसे नकार दिया, उनको मौका नहीं मिल रहा था। इस बार चुनाव आयोग सख्त हुआ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस वहाँ लोगों को बूथ तक निकलने के लिए प्रेरित किया। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो लगाई गई, जो उनको बूथ तक पहुंचाया। तो जो कॉमन वोटर वोट नहीं देते थे वो बूथ तक पहुंचे और उस वोट में तब्दील हुआ। तो ये टीएमसी का जो नकली चेहरा था वो सामने आया। देखिए, बहुत दिनों तक जनता को बरगलाकर उन पर जबरदस्ती वोट लेकर शासन आप कर सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं चल। आज न कल उसका अंत होना है। रावण का भी अंत हुआ था। तो ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री की नीतियों को बंगाल की जनता समर्थन कर रही है, और मोदी है मुमकिन है, तो ये मोदी है मुमकिन है को बंगाल की जनता ने स्वीकार किया है। और आज बंगाल में जो रुझान आ रहे हैं, मुझे थोड़ा नहीं 100% विश्वास हो चला है कि बंगाल ने मुहर लगा दिया है, वहाँ की जनता ने, वहाँ की मानुष ने, हमार सोनार बंगला ने मुहर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। और ये आपके चैनल पर जो 180 रुझान आ रहे हैं भारतीय जनता का पार्टी के फेवर में, यह निश्चित उसी का नतीजा है। इस बार बोगस नहीं हुए, गुंडागर्दी नहीं चली, आम मतदाता घरों से निकलकर वोट किया। और जब आम मतदाता जो वहां की जनता है वो घर से निकल के वोट किया, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। वो कमल पर आस्था व्यक्त की। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति बंगाल की जनता ने आस्था व्यक्त की। ये उसी का परिणाम। ठीक है आरजू खान जी, अगर बात केरलम की करें तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, आपके अलायंस में है, उसको नेतृत्व करने वाली पार्टी गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है, और रुझानों में अगर देखें तो उन्हीं के फेवर में है। कैसे देख रहे हैं केरलम को, उसके बाद पश्चिम बंगाल पे आएंगे? यही चीज है ना, हम यही सोच रहे हैं कि जब आप विकास के पैमाने की बात करते हैं तो साउथ में वो विकास का पैमाना क्यों नहीं दिखता है? आप क्यों हाशिए पे रहते हैं, क्यों आप शून्य पे रहते हैं? 102 सीटें क्यों दिखाती है? ये साफ पता चलता है कि जो हिंदी भाषी जो बेल्ट है, या जो हिंदी भाषी बेल्ट से जो लगा हुआ जो हमारा पश्चिम बंगाल है, वहां आप ध्रुवीकरण करते हैं। और किस तरीके से मैनिपुलेशन आपने किया है, किस तरीके से देश में जितने भी तंत्र थे उसको आपने आजमा लिया है झारखंड, बंगाल के अंदर। और किस तरीके से आपने सेलेक्टेड अपने ऑफिसर्स रखे, और किस तरीके से वहां के जो मतदाता थे उनको डराने की विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है, जो केंद्र में बैठी हुई है, उनके तरफ से कोशिश हुई। तो हम तो ये साफ तौर पे कह रहे थे, मैं अभी भी नहीं मान रहा हूं, मेरा दिल अभी भी नहीं कर रहा है कि बंगाल से दीदी हारने वाली है। लेकिन अगर ये आंकड़े दिखाते हैं और ये अगर सही प्रचारित हो जाते हैं, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, जो तंत्र पूरे देश से उन्होंने झोंक दिया था, लगा दिया था, उस तंत्र की जीत होगी। हकीकत यह है कि इनके विकास की हवा खुल चुकी है, इनका विकास कहीं कुछ नहीं है। देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति है, और ध्रुवीकरण करके देश में एक खाई पैदा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में, और उसमें ये कामयाब होते हुए नजर आएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर टीएमसी की जीत होती है तो वो लोकतंत्र की जीत होगी जनता की, और अगर बीजेपी जीतती है तो मशीनरी की जीत होगी? मैं कहता हूं, मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानेंगे,
लिंचिंग होगी उनके प्रदेशों के अंदर, और जिस तरीके से वो ए दीदी वो दीदी कहेंगे, जिस तरीके से उनकी भाषाई मर्यादा होंगी और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, कभी मछली के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी रोहिंग्या के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, और देश में विकास के मुद्दों के पैमाने के ऊपर कोई बातें नहीं होगी, तो ये स्पष्ट, ये साफ तौर पे दिखता है ना कि देश के प्रधानमंत्री जी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी है उनको ध्रुवीकरण करके एक कर देते हैं, और जो छोटे जो 20% जो 30% वाले लोग हैं उनको किनारा कर देते हैं। तो इसमें विकास का पैमाना कहाँ आता है? इसमें तो हम देश को खंडित देख रहे हैं। जहां से ईडी हो, सीबीआई हो, देश का मीडिया हो, स्वायत्त संस्थाएं हैं, उसके ऊपर कब्जा हो गई है, और ये कब्जा हम देख रहे हैं हर तरीके से। तो ये इस कब्जे को, इस मशीनरी तंत्र को और मैनिपुलेशन को हम जीत का श्रेय देंगे, न कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उनका श्रेय बस जवाब देंगे अरविंद जी, लेकिन उससे पहले इंद्रभूषण जी का रुख करते हैं। ठीक है आरजू जी, ठीक है इंद्रभूषण जी, आप बताइए। देखिए 11:30 से ज़्यादा बज चुके हैं और एक धुंधली सी तस्वीर ज़रूर रुझानों में तो बहुमत पश्चिम बंगाल में, असम में बीजेपी को मिलती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में अब बहुत ज़्यादा अगर बदलाव हो तभी ये आंकड़े बदलेंगे, लेकिन जिस तरह से रुझानों में इस वक्त दिख रहा है, आप देखिए 180 सीटों तक बीजेपी आगे चल रही है, तो कितना अंतर अब हो सकता है और इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं? की फैक्टर्स क्या है? देखिए वजह तो बहुत सारे हैं, मुद्दे कई सारे थे, लेकिन बड़े मुद्दे क्या रहे? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा वो था कि ममता बनर्जी ने वहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति की उसके खिलाफ लोग आ गए। वहाँ अगर आप, चूँकि पहला पलायन बिहार से वहीं होता था, वहाँ बहुत बिहारी हैं, कलकत्ता में, सिलीगुड़ी में, बर्धमान में, दार्जिलिंग में बहुत बिहारी हैं। वो लोग बताते हैं कि वहाँ वो जो क्लब पॉलिटिक्स है, जो लेफ्ट के क्लब पॉलिटिक्स को जो ममता ने अडॉप्ट किया, वहाँ कोई बोल नहीं सकता। वहाँ अगर आपका आधार कार्ड बनाना है, आपको राशन कार्ड बनाना, तो वो क्लब का नेता तय करेगा। इससे वहाँ की जनता उब चुकी थी और वो क्लब वाले ही तय करते थे कि कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। इससे वहाँ की जनता उबी हुई थी। दूसरी, बार बार ममता दीदी चूँकि अभी विपक्ष की सबसे बड़ी नेता हैं और बहुत एग्रेसिव हैं। आपको याद होगा 74 आंदोलन के समय वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थी और जॉर्ज फर्नांडिस की कार पे चढ़ के क्या क्या वो काम की थी वो पूरा जनता जानता है, पूरा देश जानता है। वो बहुत एग्रेसिव नेता हैं और उससे ज़्यादा एग्रेसिव बीजेपी है अभी अपने नीतियों को लेकर। तो बीजेपी की जो हिंदूवादी नीति थी और जो ममता बनर्जी की मुस्लिम नीति थी, दोनों में लड़ाई हुई। और वहाँ का चूँकि 34% मुस्लिम है, बाकी जितनी ममता दीदी ने मुस्लिमों को एकत्र किया उतना ही बीजेपी ने हिंदुओं को एकत्र किया। तो ममता दीदी के मुस्लिम तुष्टीकरण का इस बार फायदा मिला है हिंदुओं को लेकर, या हिंदुत्व की बात बीजेपी पहले से करते हैं और पिछले इलेक्शन में भी काफ़ी कोशिश हुई थी कि हिंदुओं को एकजुट करके वोट लेने की, लेकिन पिछली बार ये जादू चला नहीं था। तो हिंदू बाहुल कई इलाकों में टीएमसी की जीत। लगातार आप कोई भी सीएम लगातार शासन करता है तो उसके खिलाफ जनता ऐसे भी होती आती है। वो है 11 से हैं, 2 बार से थी, वो तीसरी बार बहुत ज़्यादा लोग उनके खिलाफ हो गए। और इस बार बीजेपी ने बहुत एक रणनीति भी अपनाई, SIR किया, फालतू मतदाताओं को बाहर किया, CRPF की तैनाती हुई, एक बूथ पर CRPF को रखा गया। जो उनके तथाकथित गुंडे थे, जो नामी गुंडे, उन लोगों को दबिश की गई। एक तो यूपी के गए थे IPS, यानी कि सीधा एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश हुई कि आप निर्भीक होकर के वोट करिए, आप जिसे वोट करना चाहते हैं करिए, कोई दबाव नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। मतलब इस तरह का बयान जब अमित शाह भी दे रहे थे कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, या सुरक्षा बलों की तैनाती, बहुत सारी कंपनियां तैनात की गई थी। और मैसेज था, जनता भी ये समझ रही थी कि अगर इस बार हम खुल के आ रहे हैं और बीजेपी की सरकार नहीं आई तो पोस्ट पोल वहाँ बड़ी मारकाट होती है। तो लोगों को पता था कि अगर इस बार हम लोग खुल के नहीं आएंगे तो अगर दीदी फिर से आई तो पता चला कि मैंने कितने लोगों को यूपी छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत लोग डरे भी हुए थे और हो सकता है कि हो भी। ऐसा नहीं है कि ममता दी हार जाएंगी तो लोग उनके बैठ जाएंगे। ममता दी बहुत एग्रेसिव नेता हैं और वो अंतिम दम तक लड़ती हैं। अच्छा, अपने एक कार्यकर्ताओं के लिए खड़ी रहती है, ऐसा भी कहा जाता है उनके लिए। बहुत, हाँ एकदम। वो तो अब देखते ही हैं, जो उनका मैसेज है, हवाई चप्पल, वही तात की साड़ी, वो चाहे दिल्ली रहे हैं वहाँ रहे, एक उनका मैसेज तो है ही। लेकिन जो उनके भतीजे हैं अभिषेक, वो सब काम किए जो अन्य प्रदेशों में होता है।
तो अभिषेक वहाँ आप देखिए टीचर घोटाला हुआ, फिर क्या क्या मतलब कई तरह के घोटाले भी हुए हैं। ठीक है, ममता दीदी पर कोई आक्षेप नहीं आया, लेकिन जो उनकी टीम थी वो टीम तो वहाँ प्रभावित थी ही, बदनाम हो ही रही थी। कई पर जांच भी अभी चल रहा है, कई पकड़े भी गए हैं। तो इन सब का पूरा असर हुआ और बीजेपी की जो एग्रेसिव हिंदूवादी जो पॉलिटिक्स है इस बार वहाँ काम आई है। और मुझे लगता है कि अब तो बर्मा के सीमा से लेके और पाकिस्तान की सीमा तक नॉर्थ में बीजेपी आ गई। और जो सपना था आडवाणी जी का और अटल जी का, उसको मोदी जी ने करीब पूरा कर दिया है। अब साउथ के 2-3 स्टेट छोड़ दें जहां भी अब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, 2-3 स्टेट है, बाकी सब जगह तो बनी गई है। तो ये समझिए कि 45 सालों में बीजेपी वहां पहुंच गई जहां कांग्रेस 140 सालों में नहीं पहुंच पाई थी। तो कुछ ना कुछ तो नीति भी है, बीजेपी की नीति है, उसका जो बेस है आरएसएस का टीम वर्क है। और लोग और अभी एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेना भी चला हुआ है कि राष्ट्रवाद का उसी राष्ट्रवाद के नायक हैं कांग्रेस को ना मोदी जी। तो अपनी मुझे लग रहा है कि रणनीति में बदलाव बीजेपी करना सरकार होगा। जो रुझान भी आप देख लीजिए, असम